अस्सलामुअलैकुम जी, ठीक ठाक होंगे सारे। दुरूद शरीफ पढ़ लें। जी, 2 सवाल दिए थे होमवर्क, बल्कि मैंने सॉल्यूशन दिया था। 2 सवाल होमवर्क दिए थे, किए होंगे, किए होने चाहिए थे। अगर नहीं किए तो वीडियो यहीं बंद करें, पहले करें जाके, फिर आगे कंटिन्यू करिएगा। या अगर नहीं भी, जो लोग पीछे हैं और होमवर्क, तो कम अज़ वो ये वाला सेगमेंट जब मैं होमवर्क डिस्कस कर रहा हूँ म्यूट कर दें, ताकि होमवर्क करें पहले, उसके बाद नहीं, सिर्फ कल दिए, इससे पहले नहीं दिए। अच्छा जी, एक आपको दिया था मैंने स्प्रिंग 17। स्प्रिंग 17 में जो जो मसले आपको हो सकते हैं वो देख लेता हूँ, डिस्कस कर लेते हैं। स्प्रिंग 17 में पहली लाइन में लिखा हुआ है, पहले पैराग्राफ में, कि हमें कस्टमर से एक ऑर्डर मिला है 6000 यूनिट्स का। चूंकि वो ऑर्डर 1 दिसंबर को मिला है ना, इसलिए ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कोई नहीं है। इस सवाल के अंदर हमें डाटा दिया ही उस ऑर्डर का है। और ये सवाल करने के बाद आपको मुबारक हो, आप जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग कर चुके हैं। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग एक चैप्टर है जो आपने कर लिया। एक मैंने चैप्टर पढ़ाया था कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन। कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन क्या था, जिसमें डबल एंट्रीज कराई थी। उसमें मैंने प्रैक्टिस के लिए सवाल कराया था। उसमें जॉब ए बी सी 3 जॉब्स थी, उनमें मटेरियल एक्स और मटेरियल वाई लगता था। और शुरू में एक टेबल दिया हुआ था कि इतने इतने यूनिट्स बनाए, इतने लेबर के आवर्स लगे हर जॉब पे। उसमें डबल एंट्रीज की थी हमने फैक्ट्री लेजर और जनरल लेजर में। ये कराया था मैंने, खुद बोर्ड पे किया था सवाल सॉल्व। ये भी जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग का सवाल था। प्रोसेस कॉस्टिंग में जो आप स्प्रिंग 17 करके आए, ये भी जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग का सवाल है। इन अदर वर्ड्स, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग सिर्फ कॉन्सेप्ट क्या है कि कस्टमर टू कस्टमर जॉब्स वेरी करती हैं और हम हर जॉब की कॉस्टिंग अलग अलग करते हैं। तो ये आपने कर दिया चैप्टर। ये मैंने चैप्टर नहीं कराना, ये हो गया है। आप कभी दिल करे तो ये चैप्टर बुक में है, चैप्टर 7 पढ़ लेना खुद ही, इतना सही है बस। तो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग हो गया, एक चैप्टर और हो गया हुआ है। अच्छा, इस सवाल में हमें कस्टमर से एक जॉब मिली थी 6000 यूनिट्स की। चूंकि वो मिली ही 1 दिसंबर को है और आपसे रिक्वायरमेंट भी दिसंबर है, तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस इसलिए 0 है। अब इस 6000 का कुछ भी नहीं करना, क्योंकि हमें डाटा क्या दिया है कि इस महीने में हमने 3200 बनाए हैं, तो हमारे लिए 3200 का डाटा रेलिवेंट है। अब ये जो 3200 बनाए हैं, इनके बारे में लिखा है प्रोड्यूस्ड एंड ट्रांसफर्ड टू फिनिश गुड्स, यानी ये आउटपुट दिया हुआ है। ये जो प्रोसेस अकाउंट के अंदर हम ट्रांसफर आउट लिखते हैं ना, ये वो है, ये आउटपुट दिया हुआ 3200। फिर फिनिश गुड्स स्टोर में से कितने निकाल के कस्टमर को दे दिए, इसका कोई ताल्लुक नहीं है प्रोसेस अकाउंट के साथ। फिनिश गुड्स से चीजें उठा के कस्टमर को देना, इसका प्रोसेस अकाउंट से क्या ताल्लुक है। तो इस 3000 का कुछ भी नहीं करना। तो पहले वाले 6000 का भी कुछ नहीं करना, और ये जो 3200 है ये आउटपुट है, और 3000 का भी कुछ नहीं करना, क्योंकि ये 3000 हमने फिनिश गुड स्टोर से उठा के कस्टमर को दिए हैं। इसका प्रोडक्शन प्रोसेस से क्या ताल्लुक है। तो इस 3000 का भी कुछ नहीं करना और 6000 का भी कुछ नहीं करना। तो ये ट्रिकी एरिया था इसमें एक। बाकी 3200 आउटपुट है। लॉस ये जो दिया हुआ है ना 120, ये एक्चुअल है। कैसे पता एक्चुअल है, क्योंकि फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर यूनिट्स रिजेक्टेड ड्यूरिंग इंस्पेक्शन, तो ये वो है जो एक्चुअली रिजेक्ट हुए, यानी ये एक्चुअल लॉस है। तो ये 120 एक्चुअल लॉस दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है, ताकि आप नॉर्मल लॉस निकालें तो फिर एबनॉर्मल गेन या लॉस आप खुद जान सकें। नॉर्मल लॉस के बारे में कहा हुआ है कि नॉर्मल रिजेक्शन इज एस्टिमेटेड एट 10% ऑफ द यूनिट्स ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स, यानी आउटपुट का 10%। अब जब आउटपुट का 10% है ना,
तो फिर ये इंस्पेक्शन स्टेज वगैरह ये मैटर ही नहीं करती, क्योंकि हमने सिर्फ आउटपुट पे 10% लगाना होता है। तो आउटपुट का 10% यानी 3200 का 10%, तो वो 320 आ गया। अब 320 नॉर्मल लॉस है, एक्चुअल लॉस 120 है, इसका मतलब 200 का एबनॉर्मल गेन है, तो ये डेबिट साइड पे एबनॉर्मल गेन आ जाएगा। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस बता दिया है 680 है। अब जब आप इसको बैलेंस करेंगे तो उससे इनपुट निकलेगा, क्योंकि ओपनिंग है नहीं, आउटपुट पता है, नॉर्मल लॉस पता है, एबनॉर्मल गेन पता है और क्लोजिंग पता है, तो जब आप बैलेंस करेंगे तो वो इनपुट निकलेगा। तो ये जो इनपुट है यानी जो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट के सामने आता है वो बैलेंसिंग करके 4000 यूनिट्स निकल आएगा। यानी जो कस्टमर ने 6000 का ऑर्डर दिया था उनमें से 4000 का हमने इस महीने काम शुरू कर लिया, और बाकी फिगर्स ये आपसे हो जानी चाहिए। यूनिट्स में मसला था वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया, बाकी फिगर्स तो सीधी सीधी बताई हुई हैं। डायरेक्ट मटेरियल है, लेबर है, ओवरहेड्स हैं। अब इसमें देखिए ओवरहेड्स एक्चुअल भी दिए हुए हैं, क्योंकि पॉइंट 2 में लिखा है एक्चुअल एक्सपेंसेस फॉर द मंथ, जबकि हमने अप्लाइड इसमें डालने होते हैं। तो अप्लाइड के लिए बुलेट पॉइंट 1 में बताया हुआ है। और इस सवाल में मुझे एज सच कोई मसला लगता नहीं है, फिर भी अगर कोई होगा तो पूछ लीजिएगा। दूसरा होमवर्क मैंने दिया था स्प्रिंग 19 ट्यूलिप एंटरप्राइजेस, और इसमें एक ही मसला था, वो मैं कल ही डिस्कस कर चुका हुआ था, वो मैंने आपको कल ही समझा दिया था, लॉस वाला। इसमें वही एक पॉइंट था, बाकी सारा कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड डाटा गिवन है, कोई मसला नहीं था इसमें, सारी फिगर्स गिवन है। डबल एंट्रीज पूछी थी और प्रोसेस 2 का सवाल था। वर्किंग में बहरहाल हमें सारा काम करना पड़ेगा, क्वांटिटी स्केड्यूल भी बनाना पड़ेगा, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनानी पड़ेगी, कॉस्ट पर यूनिट निकालनी पड़ेगी, ये हमें ज़रूर करना पड़ा, लेकिन आगे एंट्रीज मांगी हुई थी। तो सिर्फ और सिर्फ इसमें लॉसेस वाला इशू था, वो मैंने आपको कल ही समझा दिया हुआ था। फिर भी उसके अलावा कुछ पूछना हो तो आप पूछ लीजिएगा। ये 2 सवाल होमवर्क थे, ये हो गए डिस्कस, और अब चलते हैं आगे। मैंने कल शुरू किया था जॉइंट प्रोडक्ट्स। मैंने आपके लिए 2 दफ़ा दुआ भी करी क्लास कि दुआ करना यार, वो शहजादा नहीं आ रहा, तो आ गया जी, वो शहजादा मेरा आ गया क्लास में। तो अब कैलकुलेशन में इंशाल्लाह मिस्टेक्स नहीं होंगे। पहले मैंने बड़ी मिस्टेक्स की हैं, हर क्लास में कोई ना कोई मिस्टेक हो रही थी, लिखने में भी गलती कर जाता था, तो अब नहीं होगी इंशाल्लाह। मैंने इस चैप्टर का तीसरा हिस्सा शुरू किया था, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट्स। ये मैंने शुरू किया था, ये कल वाली क्लास में मैं ये कर चुका हुआ था, और इसमें से भी मैंने पहले जॉइंट प्रोडक्ट्स शुरू किए हैं, बाय प्रोडक्ट्स बाद में, कल इंशाल्लाह। हो सकता है आज ही टाइम मिल जाए, बाय प्रोडक्ट की कोशिश करूंगा आज ही टाइम मिल जाए। पहले मैंने जॉइंट प्रोडक्ट शुरू किए थे, और जॉइंट प्रोडक्ट की मिसाल ये दी थी कि हम एक प्रोसेस में, प्रैक्टिकल मिसाल ये दी थी कि जैसे दूध है और दूध उबल रहा है, तो दूध उबलना एक प्रोसेस है। उस दूध के उबाल लेने के बाद हमारे पास मेनली 2 प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, दूध पीने वाला और मलाई खाने वाली अलग है। तो एक ही प्रोसेस था दूध को उबालना, उसका एक ही रॉ मटेरियल था फ्रेश मिल्क, लेकिन उस प्रोसेस के पूरे होने के बाद आगे 2 प्रोडक्ट्स बन गए, मलाई अलग प्रोडक्ट बन गया और दूध जो पीने वाला था वो अलग प्रोडक्ट बन गया। तो चूंकि वो एक ही प्रोसेस के नतीजे में बने हैं इसलिए उनको जॉइंट प्रोडक्ट कहते हैं। मिसाल मैंने ये दी थी कि एक मटेरियल ए लिखा था शायद, एक मटेरियल ए, केमिकल ए इस प्रोसेस में इन हुआ, और वो इन हुआ, पता नहीं मुझे फिगर भूल गए, कोई बात नहीं दोबारा लिख लेता हूँ, 20,000 किलो। इस 20,000 किलो में से कुछ लॉसेस भी हो गए, 800 किलो लॉस हो गया, फिर कुछ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस बचा रह गया 1200 किलो, और इस 20,000 किलो पे टोटल 2 लाख रुपए खर्च हुआ था। ये बिल्कुल इंट्रोडक्शन ही दिया था, मैं दोबारा बता रहा हूँ। फिर इसके अलावा कन्वर्जन के ऊपर
80,000 रुपये खर्च कर लेते। अब इस सारे प्रोसेस के नतीजे में जो आउटपुट है वो दो हैं, एक AX, इसके बने हैं, कल वाला डाटा नहीं मुझे याद, ऐसी बस नया डाटा बना लेता हूं, इसके बने हैं 10,000 किलो, और दूसरा प्रोडक्ट AY बना है, इसके बने हैं 8,000 किलो। तो चूंकि ये एक ही जॉइंट प्रोसेस से बने हैं तो इसलिए इनको जॉइंट प्रोडक्ट्स कहते हैं। इशू क्या था वो मैंने कल अंग्रेजी लिख दी थी, वो दोबारा नहीं लिख रहा, वो पिछले लेक्चर में देख लेना। अंग्रेजी क्या लिख के दी थी मैंने आपको? अंग्रेजी मैंने ये लिख के दी थी कि ये जो इस प्रोसेस में मटेरियल डला है 2 लाख रुपए का, कन्वर्जन आई है 80,000 रुपए की, तो इस 2,80,000 में से कुछ जाया भी हुए हैं, कुछ क्लोजिंग भी हैं। ये किन में से दो टुकड़े हुए हैं? इस 20,000 के दो टुकड़े हुए हैं, या जो आउटपुट है इसके दो टुकड़े हैं? आउटपुट के दो टुकड़े हैं, यानी जो 18,000 किलो का आउटपुट है, 20 में से 800 इधर गया, 1200 बचा रह गया, तो जो 18,000 आउटपुट है वो आउटपुट के दो टुकड़े। तो अगर हमें इस दो टुकड़ों की कॉस्ट निकालनी है तो उसके भी हमें दो टुकड़े ही करने पड़ेंगे। तो हमें किस कॉस्ट के दो टुकड़े करने हैं? 2,80,000 के दो टुकड़े करने, या जो कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स होगी उसके दो टुकड़े करने। तो मैंने कल ये लिखा था कि जो आज तक सीखा बिल्कुल वैसे ही स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन बना के हम कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स निकाला करेंगे पहले, फिर उस कॉस्ट को इन दोनों में तोड़ेंगे। और वो दोनों में कैसे तोड़ना है इसके लिए कोई ना कोई रीजनेबल बेसिस होंगी। यहां से अब आगे बात शुरू करते हैं। ये मैंने कल कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक है? तो मैंने कल इसकी अंग्रेजी भी यहां लिख के दी थी इस जगह पर करके, कि अब हमने कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स जो पहले सीखा था बिल्कुल वैसे ही, सारा कुछ वैसे ही होगा। कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स निकालेंगे और फिर उस कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स को हम जॉइंट प्रोडक्ट्स में बांटेंगे किसी ना किसी रीजनेबल बेसिस पे। यहां पे मैंने कल बात एंड की थी, तो अब मैं वो रीजनेबल बेसिस बताता हूं। एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स। Normally one of the following bases is used। तीन बेसिस हैं, इनमें से कोई एक इस्तेमाल हो रही होगी। आपने एग्जाम में कौन सी इस्तेमाल करनी है आपको डाटा से आइडिया हो जाएगा, या तो क्लियरली बता दिया जाएगा या आपको डाटा से आइडिया हो जाएगा, हो जाता है आइडिया, इसमें कोई बहुत उलझाया नहीं जाता। वो बेसिस क्या है नाम से ही आइडिया हो जाएगा, लेकिन मैं फिर भी इनके फिर मिसालें दे दे के समझाता हूं। एक बेसिस है यूनिट्स बेसिस, नंबर ऑफ यूनिट्स बेसिस। एक है एनआरवी बेसिस। अच्छा, एनआरवी बेसिस को आगे मजीद मैं दो में तोड़ा हूं, इसलिए मैंने तीन बोले। एक यूनिट्स बेसिस है, एक एनआरवी बेसिस है, और एनआरवी को मैं आगे दो हिस्सों में तोड़ा हूं, इसलिए मैंने तीन कहा था, एक और दो। ये एक है इसमें इफ joint products are immediately sold, और बी कह देता हूं मैं if one or more joint products are sold after further processing। इसका क्या मतलब हुआ? दूसरे वाले का
ये 2B क्या लिखा है, ये मैंने कल बताया था कि हो सकता है ये अभी बिक जाते हो सकता है कि जो AY है ये आगे एक और प्रोसेस में डलता हो, वहां पर ये और रिफाइन होता हो और AY प्लस कह के बिकता हो। तो 2B में लिखा है मैंने कि अगर ये जॉइंट प्रोडक्ट्स अभी फौरन बिकने के काबिल हैं, यानी बस ये फाइनल प्रोडक्ट बन गए, और 2A और 2B ये लिखा है कि इन्होंने या तो दोनों ने या किसी एक ने फर्दर प्रोसेस होके बिकना है। हाँ बिल्कुल, तो फिर वो मलाई प्रोडक्ट नहीं होगा, फिर वो मलाई आगे घी बन के फिर बिकेगा, तो वो फर्दर प्रोसेसिंग के बाद बिकेगा। अब इन तीनों को एक एक सवाल करा के समझाता हूं। लिखें, सवाल लिखें। अच्छा, अब सवाल ये लिखें कि जॉइंट कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स, जॉइंट कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स 8,08,000। यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, इस 8 लाख में जो यूनिट्स बने हैं वो क्या है, जेपी ए के, जेपी यानी जॉइंट प्रोडक्ट ए के 2400 यूनिट्स और जेपी बी के 3600 यूनिट्स। जॉइंट प्रोडक्ट ए के 2400 यूनिट्स और जॉइंट प्रोडक्ट बी के 3600 यूनिट्स। जॉइंट कॉस्ट is allocated on the basis of number of units produced. Joint cost is allocated on the basis of number of units produced. ये जो भी सामने 3 बेसिस लिखी है ना, इन तीनों को मैं एक एक सवाल करा के समझा रहा हूं और इनके सवाल से ही बात समझ आ जाएगी। कोई ऐसा अंग्रेजी लिखवाने की जरूरत नहीं है, अगर लगे जरूरत तो आप लिख लीजिएगा, लेकिन वैसे आ जाएगी समझ। रिक्वायर्ड है नंबर 1, 2 चीजें रिक्वायर्ड है। Allocate joint cost of completed units between A and B, यानी 8 लाख को ए और बी में बांटना है। और दूसरी रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ए एंड बी।
करें, आप लोग करें, सिंपल सा सवाल है। 8 लाख को यूनिट्स की रेशियो में बांटना है। जी, जब जॉइंट कॉस्ट बांटेंगे जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन, 8 लाख को बांटना है किस रेशो में? यूनिट्स की रेशो में। 2400 6000 में से ये ए है और 6000 में से 3600 बी है। कितने हो गए? 3 20 और 4 80। ये जॉइंट कॉस्ट बांट ली। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या थी? कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ए एंड बी। ए के 2400 यूनिट्स अगर 3,20,000 रुपए गए तो ए कितने का? नहीं यार, 133.33। अच्छा, और बी का एक यूनिट कितने का? ये भी इतने का। अरे जादू हो गया। ये दोनों इत्तेफाक से सेम आएंगे या सेम ही आएंगे? सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है सारा कुछ, उस पर गौर करके सोचें कि क्या इन दोनों की पर यूनिट कॉस्ट इत्तेफाक से सेम आई है या सेम ही आनी चाहिए थी। हाँ जी, हैं सेम ही आनी चाहिए थी, क्यों? देखो 6000 से डिवाइड किया
2400 से मल्टीप्लाई किया, फिर दोबारा 2400 से डिवाइड कर लिया। हमारी बेसिस यूनिट्स, इस फार्मूले पे गौर करें, हम क्या कह रहे हैं कि 8 लाख रुपए में 6000 यूनिट्स बने, तो एक कितने में बना, 8 लाख डिवाइडेड बाय 6000। अब ये जो 6000 है, ए और बी मिला के 6 है ना, यानी हम कह रहे हैं हर यूनिट एक जैसा है। देखें 8 लाख रुपए टोटल डिवाइडेड बाय 6000, इसका मतलब हम कह रहे हैं कि हर यूनिट एक जैसा है। तो जब हर यूनिट एक जैसा है तो पर यूनिट कॉस्ट सेम ही आएगी। इसका आंसर क्या आ गया, 133। फिर हमने पहले क्या किया, 133.33 को 2400 से मल्टीप्लाई किया टोटल, और फिर 2400 से डिवाइड कर लिया, तो यही आना था। तो यूनिट्स वाले मेथड में ये दोनों सेम ही आएंगे, अगले मेथड में नहीं आएंगे, सिर्फ इसमें आते हैं। अगला सवाल लिखिए। कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स, अच्छा लिख लें, नोट कर लें इसको। ठीक है, नोटेड। अगला सवाल लिखिए। जॉइंट कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स 9 लाख रुपए। अच्छा, अब ये 9 लाख रुपए कैसे निकला होगा असल में? 9 लाख कैसे निकला होगा? स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन बनाई होगी, उसमें कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स निकाला होगा, वही 9 लाख आया होगा। अब चाहे वो FIFO से निकाला हो, चाहे वेटेड एवरेज से निकाला हो। तो जॉइंट कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स है 9 लाख। यूनिट्स प्रोड्यूस्ड यही है, यही जो पहले थे, ए के 2400 और बी के 3600। Product A is sold for 310 रुपए पर यूनिट। सेलिंग कॉस्ट 10 रुपए पर यूनिट। प्रोडक्ट बी इज सोल्ड एट 265 रुपए पर यूनिट, 265।
और इसकी सेलिंग कॉस्ट है 15 रुपए पर यूनिट। ये जो सामने सॉल्व किया हुआ है ये फेयर है, लॉजिकल है कि हम कहें कि हर प्रोडक्ट पर यूनिट सेम है? नहीं, लॉजिकल फेयर नहीं है। क्यों? क्योंकि हो सकता है एक महंगा बिकता हो एक सस्ता बिकता हो, तो दोनों की कॉस्ट पर यूनिट सेम कहना मुनासिब नहीं है। तो ये सिर्फ तब लगेगा तरीका जब नाम लेके कहा हो या फिर जब डाटा ही ना दिया हो। लेकिन अब इस सवाल में मैं नहीं बता रहा कि कौन सी बेसिस है, तो यूनिट्स बेसिस नहीं है, एनआरवी वाली बेसिस है, क्योंकि डाटा बता दिया। ये ज्यादा लॉजिकल है। तो ये वाला तरीका तब लगेगा जब कहा हो या जब इसका डाटा ना हो, वरना अगर इसका डाटा भी है इसका तो होगा ही होगा, इसका डाटा भी है तो फिर वो नहीं लगेगा, ये तरीका लगेगा। तो मैं अब इस सवाल में नहीं कह रहा कि कौन सा तरीका है, बाय डिफॉल्ट ये वाला तरीका। रिक्वायरमेंट दोनों की सेम, वही दोनों सेम है, रिक्वायरमेंट सेम है जो पिछले सवाल की थी। क्या कि जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट कर दें ए और बी में, और ए और बी की पर यूनिट कॉस्ट निकाल दें, रिक्वायरमेंट सेम है। जॉइंट कॉस्ट एलोकेट करते हैं। काफी लेक्चर्स पहले एक बात समझाई थी कि जब भी हमने किसी टोटल खर्चे को बांटना होगा, टोटल खर्चे को, ये मैंने ओवरहेड्स में समझाई थी, तो उसको कभी भी किसी पर यूनिट की रेशियो में नहीं बांटेंगे, टोटल की रेशियो में बांटेंगे। जैसे हम अगर टोटल मशीन की रिपेयर मेंटेनेंस को बांट रहे होते थे तो मशीन आवर्स पर यूनिट की रेशियो में बांटते थे, फिर टोटल मशीन आवर्स। तो जब भी हम कोई टोटल खर्चा बांटते हैं तो उसको कभी भी पर यूनिट चीज की रेशियो में नहीं बांटते। इससे मेरी मुराद ये है कि हम एक टेबल बनाएंगे, प्रोडक्ट यूनिट्स एनआरवी पर यूनिट और टोटल एनआरवी। हाँ, एक ट्रिक की नियत से एक सवाल में लाइन और लिख लें, सवाल में एक लाइन और लिख लें। मैंने यूनिट्स प्रोड्यूस कितने बताएं? 2400 और अब ऐसा करें एक लाइन और लिख लें कि 2000 यूनिट्स ऑफ ए, 2000 यूनिट्स ऑफ ए and 3300 units of B were sold during the month। यानी जो 2400 बनाए हैं इनमें से 2000 बेच दिए हुए और जो 3600 बनाए हैं इनमें से 3300 बेच दिए हुए। तो ये यूनिट सोल्ड भी मजीद लिख लें। चले, हमने बांटना है ए और बी में। ए के यूनिट्स लिखता हूं भी, एनआरबी पर यूनिट कितनी है ए की? ए की एनआरबी पर यूनिट कितनी है? अरे 350 रुपए। कितने का बेचा है? 300 रुपए। 300 रुपए 310 का बेचते हैं और 10 रुपए सेलिंग खर्चा होता है, तो 300 रुपए एनआरवी है। बी की 250, ये इसकी एनआरवी पर यूनिट आ गई। एनआरवी वही सेलिंग खर्चा और सेलिंग प्राइस का नेट। अच्छा, पिछले मेथड में क्या हुआ था? पर यूनिट कॉस्ट हर प्रोडक्ट की सेम आ रही थी। वो लॉजिकल क्यों नहीं है? क्योंकि एक प्रोडक्ट हो सकता है महंगा बिकता हो, सस्ता बिकता हो। तो हमें अगर कॉस्ट को दोनों प्रोडक्ट्स को बांटना है तो महंगे वाले को ज्यादा कॉस्ट और सस्ते वाले को कम कॉस्ट जानी चाहिए ना। तो हम लोग सेल प्राइस की बेस पे बांटने लगे, और सेल प्राइस नहीं, क्योंकि बेचते हुए सेलिंग खर्चे भी डिफरेंट हो सकते हैं, इसलिए एनआरवी की बेस पे बांटने लगे। तो हम 9 लाख को दोनों प्रोडक्ट्स में एनआरवी की बेस पे बांटने लगे। 9 लाख को इस रेशियो में बांट दूं,
9 लाख को 300 और 250 की रेशियो में बांट दो, पर यूनिट की रेशियो में नहीं, टोटल की रेशियो में बांटेंगे। कौन से यूनिट्स से मल्टीप्लाई करके टोटल निकालूं, प्रोड्यूस्ड या सोल्ड? ये कॉन्सेप्ट दोबारा सुने, हमने प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी की पर यूनिट कॉस्ट सेम नहीं रखी, पिछले मेथड में सेम रखी थी क्योंकि पॉलिसी थी। अब मैंने कहा सेम रखना लॉजिकल नहीं है। क्यों लॉजिकल नहीं है? क्योंकि ए महंगा है बी सस्ता है, तो लॉजिकल फेयर नहीं है कि दोनों की कॉस्ट बराबर कर दें। तो जो महंगा बिकता है उसकी कॉस्ट ज्यादा होनी चाहिए और जो कम सस्ता बिकता है उसकी कॉस्ट कम होनी चाहिए। लॉजिकल तो ये है। लेकिन क्या पर यूनिट की बेस पे बांटे? नहीं, टोटल की बेस पे, कि टोटल कितने का बिकेगा। टोटल के लिए मैं यूनिट्स कौन से इस्तेमाल करूं, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड के यूनिट सोल्ड? क्यों? हाँ जी शाबाश, हम लोग सोल्ड यूनिट्स नहीं लेंगे, प्रोड्यूस्ड लेंगे, क्योंकि हम बांट रहे हैं प्रोडक्शन की कॉस्ट। अगर मैं यहां पर सोल्ड यूनिट्स ले लूं तो क्या पता प्रोडक्ट बी का एक भी यूनिट अभी ना बिका हो, तो प्रोडक्शन तो हुई है ना। तो हमने यहां पर यूनिट्स प्रोड्यूस्ड लेने, प्रोड्यूस्ड। तो ये सेल वाले ऐसे ही बताए हुए थे, 2400 और 3600। तो यूनिट्स प्रोड्यूस्ड की टोटल एनआरवी कितनी हो गई? मल्टीप्लाई करना, और दूसरे की तो हम लोग 9 लाख को इस रेशो में बांटेंगे। इसी के नीचे ही बांट लेते हैं, कॉस्ट एलोकेशन। इसी के नीचे से मुराद है कि अब वो कॉलम्स का काम पूरा हो गया, बस अब कॉस्ट बांट लेता हूं। ए को बटेगी 9 लाख में से 720 बाय 1620, और बी को बटेगी 9 लाख में से 900 ओवर 1620। 400,000 और 500 होगी फिर। तो कॉस्ट पर यूनिट आ गई 4 लाख डिवाइडेड बाय 2400 और 5 लाख डिवाइडेड बाय 3600। कितना हो गया? $166.67। 138.89। तो देखें, जो यूनिट महंगा उसकी कॉस्ट भी महंगी, और जो सस्ता बिकता है उसकी कॉस्ट भी सस्ती।
हाँ हाँ जी, नोटेड। चलें अगला सवाल लिखें। अब इस अगले सवाल में मैं ये वाला करने लगा। इसमें कॉस्ट और यूनिट सेम डाटा कर लें, बाकी सेल प्राइसेस चेंज करता हूं मैं, यानी यूनिट्स उतने ही बनाए ए और बी के, और जॉइंट कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स भी वही 9 लाख कर लें। यूनिट्स और टोटल 9 लाख लिख लिया। अब इसके आगे लिखें product A is sold for 370 रुपए पर यूनिट, ₹370 पर यूनिट, आफ्टर इनकरिंग फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ 40 रुपए पर यूनिट, 40 पर यूनिट। प्रोडक्ट बी इज सोल्ड
प्रोडक्ट बी इज सोल्ड at 420 per unit. After incurring a further processing cost of 130 130 रुपए पर यूनिट। जी 130 पर यूनिट। रिक्वायरमेंट सेम है। रिक्वायरमेंट सेम है। अच्छा, अब कॉन्सेप्ट क्या है? एनआरबी का कॉन्सेप्ट क्या है? एनआरबी एनआरबी है फ्यूचर कॉन्सेप्ट कि नेट कितने का बिकेगा, और फ्यूचर से मेरी मुराद है कि कितने का बिकेगा माइनस कितना खर्चा हो चुका, कितना होगा। तो अब अगर इस ए और बी ने फर्दर प्रोसेस होना है तो वो जो फर्दर प्रोसेस होने पे मजीद खर्चा होना है वो भी तो फ्यूचर ही है ना। तो अब एनआरबी क्या होगी? कितने का बिकेगा माइनस कितना सेलिंग खर्चा होगा माइनस कितना फर्दर प्रोसेसिंग का खर्चा होगा। तो ये सब ऐसे ही सॉल्व होगा, बस एनआरबी की कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी। करें सॉल्व। नहीं, सेलिंग कॉस्ट नहीं होती तो वो भी माइनस कर लेते। सेलिंग कॉस्ट नहीं है जी, बिल्कुल।
हाँ जी, यहाँ क्या आ जाएगा 330 और यहाँ 290, क्योंकि एनआरबी का कॉन्सेप्ट क्या है कि कितने का बिकेगा माइनस क्या क्या खर्चा होगा, तो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट अभी खर्चा होना है। ये क्या आएगा 792 1044,000, ये बन जाएगा 1836 1836। अब इस 1836 की रेशो में 792 ओवर 1836 1044 ओवर 1836 388,235 511,765। थ्री 88,235 और 511,765। So 161.76. 161.76 142.16. 142.16। ये हो गया जॉइंट प्रोडक्ट की जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन। ठीक है, जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन होगी। अच्छा, जो इससे पहले हमने पढ़ा है, जैसे पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करना सीखा था, ये जॉइंट प्रोडक्ट होगा तो ये वो भी हो गया। फिर उसके बाद हमने टी अकाउंट्स डबल एंट्री सीखे थे, वो भी कराता हूँ और वो बड़े आराम से हो जाएंगे। भी हमने सीखा था प्रोसेस अकाउंट और डबल एंट्रीज। तो जॉइंट प्रोडक्ट्स होने से प्रोसेस अकाउंट और जर्नल एंट्रीज पे क्या फर्क पड़ेगा वो यहां बता देता हूं। जॉइंट प्रोडक्ट्स इन जर्नल एंट्रीज एंड टी अकाउंट्स। ये जो कल टॉपिक खत्म किया हमने, उनमें कैसे एडजस्ट करें इसको, तो उनमें कहां कहां एडजस्ट होगा, बस सिर्फ दो जगह एडजस्ट होगा। कहां? डबल एंट्री, कंप्लीटेड यूनिट्स की डबल एंट्री क्या पड़ी थी हमने? डबल एंट्री पड़ी थी कि या तो अगला प्रोसेस वर्क इन प्रोसेस 3 या फिर फिनिश गुड्स डेबिट और वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। ये उन एंट्रीज में लिख के दी थी मैंने, एंट्री नंबर मुझे याद नहीं है कौन सी थी, ये तब मैंने लिख के दी थी। जॉइंट प्रोडक्ट होने से अब क्या फर्क पड़ेगा? ये जो यहां पर 9 लाख डेबिट होना था, अब क्या होगा? अब इसकी जगह पर दोनों अलग अलग डेबिट हो जाएंगे। जेपीए अलग डेबिट हो जाएगा और जेपीबी अलग डेबिट हो जाएगा।
ये फर्क पड़ेगा। पहले हम एक डेबिट करते थे ना, उसकी जगह अब 2 डेबिट हो जाएंगे। एक ये फर्क पड़ेगा, ये एंट्री में फर्क पड़ेगा। एंट्रीज में सिर्फ ये फर्क पड़ेगा, बाकी सब वैसे ही जैसे पहले सीखा था। सिर्फ ये एक फर्क पड़ेगा कि वो जो हम अलग एक डेबिट करते थे उसको तोड़ के करेंगे। इसी तरह से टी अकाउंट में क्या फर्क पड़ेगा, सिर्फ एक जगह फर्क पड़ेगा। वो कहां पड़ेगा, प्रोसेस अकाउंट की क्रेडिट साइड देखें, यहां पर ट्रांसफर आउट लिखा था और उसके यहां पर यूनिट्स लिखते थे और यहां रुपीस लिखते थे। यही सिखाया था ना पहले। क्या सीखा था, ट्रांसफर आउट यहां पर 6000 यूनिट्स और 9 लाख आ रहा होता। अब क्या होगा, ट्रांसफर आउट के सामने की बजाय 2 नुक्ते, ये 2 अलग अलग आ रहे हैं। यूनिट्स आ रहे होंगे और अमाउंट आ रही होगी, ये फर्क पड़ेगा। तब एक लाइन आती थी ना, अब वो टूट जाएगी। तो कैलकुलेशंस ये हैं, टी अकाउंट और एंट्रीज ये ज्वाइंट प्रोडक्ट्स हैं। इसका एक सवाल, 2 सवाल होमवर्क 2 सवाल होमवर्क करते हैं। एक मैं लिखवा रहा हूं और एक बुक में से बता देता हूं। 2 सवाल होमवर्क कर लेते हैं। पहले जो मैं लिखवा रहा हूं पहले वो लिखे। आसान आसान से हैं यार, कर लेंगे, मैनेज हो जाएगा। नहीं सिर्फ एक में 2 दिए थे, उससे पहले एक ही थे, लेकिन वो बड़े औखे किस्म के होमवर्क थे, जाबिर किस्म के। चले लिखें होमवर्क सवाल। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन relates to process 1 following information relates to process 1 for the month of May. For the month of May. अब इस फॉलोइंग इंफॉर्मेशन में पहले ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में लिखें 3000 किलो, 3000 kg, 3000 kg। या ये क्लास में कर लूं, यानी टाइम तो है अभी, चलो देखते हैं। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 3000 किलो, और ब्रैकेट में लिखे 70% कंप्लीट, 70% कंप्लीट। और इसकी कॉस्ट लिखें
मटीरियल 120,000, और कन्वर्जन 180,000। मटीरियल 120,000 और कन्वर्जन 180,000। ये है ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। अब उसके बाद करंट मंथ लिखें। करंट मंथ में लिखें डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, $756,000 और ब्रैकेट में लिखिए 18,000 किलो, यानी ये इनपुट है 18,000 किलो। और कन्वर्जन कॉस्ट लिखें $730,000, 7,30,000, 730,000। नॉर्मल लॉस 5%, 5%। इंस्पेक्शन स्टेज 40% क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, 2400 किलो, 2400 किलो। और ब्रैकेट में लिखिए ये 60% कंप्लीट है, 60% कंप्लीट। एक्चुअल लॉस 1100 किलो। रिकवरी वैल्यू ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स 10 रुपए पर किलो। ₹10 पर किलो। वेटेड एवरेज मेथड है, वेटेड एवरेज मेथड है। आउटपुट कंप्राइजेज ऑफ, यानी जो यूनिट्स बनेंगे, आउटपुट कंप्राइजेज ऑफ 60% प्रोडक्ट ए और 40% प्रोडक्ट बी। यानी जो टोटल आउटपुट होगा, फर्स्ट करें 10,000 किलो आउटपुट है, तो उसमें से 6,000 किलो जो है वो ए है और 4,000 किलो बी है। प्रोडक्ट ए इज इमीडिएटली सोल्ड फॉर 200 पर किलो। और प्रोडक्ट बी इज सोल्ड फॉर 400 रुपए पर किलो आफ्टर इनकरिंग फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, आफ्टर इनकरिंग फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ 60 रुपए पर किलो।
60 पर किलो। सही से बी के लिए दोनों ही है। क्या नहीं, ये सिर्फ बी के लिए कि आफ्टर इनकरिंग फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ 60 रुपए पर किलो। रिक्वायर्ड है पर केजी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी, यानी ये रिक्वायर्ड है ये। अच्छा, अब ये रिक्वायर्ड है तो हमें जॉइंट कॉस्ट को बांटना पड़ेगा। सवाल का प्लान कैसे होगा, हमें जॉइंट कॉस्ट को बांटना पड़ेगा, और जॉइंट कॉस्ट को बांटने के लिए पहले जो आज तक पहले पढ़ा स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन की कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट निकालनी पड़ेगी, फिर जाकर ये आज वाला टॉपिक होगा। कर देता हूँ, बोर्ड पे कर देता हूँ, या एक लेवल तक लाके छोड़ देता हूँ, बाकी होमवर्क और एक सवाल और होमवर्क ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा लोड नहीं डालता। तो हमें कॉस्ट पर यूनिट, ये जो भी मैंने मिटा दिया, हमें ये काम करना है। अब सवाल प्लान कर रहे हैं, हमें ये काम करना है, यानी ए और बी में जॉइंट कॉस्ट को बांटना है। तो जॉइंट कॉस्ट निकालेंगे तो बांटेंगे ना। तो पहले ये सवाल वही हो गया जो हम अब तक करते आ रहे थे, यानी क्वांटिटी स्केड्यूल बना लेते हैं। ओपनिंग कितना, 3000 किलो। इनपुट 18,000 है शायद, 18,000। क्लोजिंग 2400। नॉर्मल लॉस 5% ऑफ इंस्पेक्टेड यूनिट्स। इंस्पेक्टेड यूनिट्स निकालते हैं। इंस्पेक्शन स्टेज कितनी है? नहीं, 40 है मेरे ख्याल में। मैंने इंस्पेक्शन स्टेज कितनी बताई है? नहीं बताई? 40 है ना। इंस्पेक्शन स्टेज 40% है। चले ज़बानी निकल आएंगे इंस्पेक्टेड यूनिट्स। इनपुट ओपनिंग प्लस करूं, वो इस दफ़ा इंस्पेक्ट हुए हैं या पिछली दफ़ा हो गए थे? ओपनिंग 70% कंप्लीट है। इस महीने इंस्पेक्ट हुए हैं या पहले हो गए थे? पहले हो गए थे, तो ऐड नहीं करना। क्लोजिंग कितने % कंप्लीट है? तो ये हो गए होंगे इंस्पेक्ट या नहीं हुए अभी? तो फिर लेस नहीं करना, यानी इंस्पेक्टेड यूनिट्स यही 18,000 ही हैं। 18,000 का ही 5%, कितना? 900। और एक्चुअल लॉस कितना है? 1100, यानी एबनॉर्मल लॉस हो गया 200। तो आउटपुट बन गया 17,500। $17,500 इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनाते हैं। यूनिट्स, परसेंटेज, इक्विवेलेंट यूनिट्स, मटेरियल में और कन्वर्जन में। वेटेड एवरेज मेथड है ना, तो कंप्लीटेड यूनिट्स 17,500 और दोनों में 17,500। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 2400, मटेरियल में पूरा और कन्वर्जन में अधूरा। मटेरियल में पूरा 2400 और कन्वर्जन में
और एबनॉर्मल लॉस 200 मटेरियल में पूरा, और जो इंस्पेक्शन है वही इसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन होती है, यानी 40%। तो यहाँ 200 और यहाँ 80। ये हो गया इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। सही है। कॉस्ट पर यूनिट, मटेरियल और कन्वर्जन। वेटेड एवरेज है इसलिए ओपनिंग भी आएगा। कितना ओपनिंग? 1,20,000 और 1,80,000। और करंट पीरियड कॉस्ट भी आएगी, वो कितनी है? 7,56,000 और 7,30,000। और नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू भी आएगी 900 इंटू 10 रुपए का एक, 9,000। अच्छा, हो सकता है कि सवाल में लिखा हो क्लियरली कि जो नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू है वो बस जॉइंट कंप्लीटेड यूनिट्स में से लेस होगी। हो सकता है सवाल में लिखा हो कि नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू जॉइंट कंप्लीटेड यूनिट्स में से लेस होगी। बस चांसेस कम है लेकिन हो सकता है। तो फिर यहां लेस नहीं करेंगे, फिर जब वो जॉइंट कंप्लीटेड यूनिट्स 9 लाख निकाल रहे होंगे उसमें से लेस करेंगे। ये कितना हो गया? 867 और ये बन गया 910। इसके यूनिट्स हैं 20,100, इसके हैं 19,020। तो कॉस्ट पर यूनिट बन गई 43.13। .84। ये अब हम वहां तक पहुंचे हैं जो पिछले सवाल में मैं आपको 9 लाख दे रहा था। कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स 17,500 इंटू 43.13 प्लस 47.84। वन 5,9,1। ये अब वो चीज है जो अभी पिछले सवालों में मैं 9 लाख दे रहा होता था। ये अब हम वहां तक पहुंचे और ये पिछला सब जैसे पढ़ा वही किया है। तो जो पिछले सवालों में 9 लाख होता था अब वो ये 15 लाख है। अब आगे क्या करेंगे? जो अभी 1 घंटे से कर रहे हैं ये अब आप खुद ही कर लीजिएगा। ये अब आपका होमवर्क, यहां से ऑनवर्ड आपका होमवर्क है। और एक होमवर्क और दे रहा हूं। अब ये वो जॉइंट कॉस्ट आ गई जो पिछले सवालों में 9 लाख खुद दे रहा था मैं। अब आगे आपने इसको एनआरबी की बेस पे बांटना है और बांटने के बाद पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है। ए और बी के यूनिट्स कितने हैं? 17,500 में से 60% करेंगे तो वो ए के किलो निकलेंगे और 40% करेंगे तो वो बी के किलो निकलेंगे। एक सवाल होमवर्क कर लीजिएगा। और वो एक सवाल है
अच्छा, अगला जो दूसरा होमवर्क, ये तो खैर 2 लाइनें रहेगी ना, ये आपने करना है पूरा, दोबारा करना हो दोबारा कर लेना, लेकिन ये पूरा करना है। और एक सवाल होमवर्क है इसके अलावा, जिनके पास पैक की बुक है, पेज 160 पे क्लास वर्क 8 फाउल लिमिटेड, 160 क्लास वर्क 8 फाउल लिमिटेड। जिनके पास आई कैप का पुराना क्वेश्चन बैंक है, उसमें ये 7.8 था। जिनके पास आई कैप की नई बुक है, राइज में ढूंढो, है राइज की बुक में देखो है, तो आपने 160 वाला राइस बुक का नहीं कराया? नहीं नहीं पैक का, ये पेज 160 पैक की बुक में, राइज में देखो है फाउल लिमिटेड के नाम से। ये बड़ा सा कौन सा है आपका? आई कैप का। जिनके पास आई कैप की नई बुक है, उसमें पेज 230 पे एग्जाम्पल 6 है। फाउल लिमिटेड। इसकी ये चारों रिक्वायरमेंट्स करनी है, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन भी है, कॉस्ट पर यूनिट है, स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन है, और प्रोसेस अकाउंट है। नहीं मिला? अच्छा देख लें, शायद राइस की बुक में हो, ढूंढ रहे हैं, अभी मिल गया तो बता देंगे। और इन सब बुक्स के अंदर इसमें एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक ठीक कर लें। इन सारी बुक्स के अंदर एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो ठीक कर लें। नहीं मिला? मिल गया? नंबर 5344 दिखाओ शक्ल। अच्छा, राइस की बुक में ये सही है मिस्टेक, बाकियों में मिस्टेक सही नहीं है, यानी राइस की बुक में इसको सही कर दिया हुआ है, जो मैं कराने लगा हूं आपको। किस पेज पे? 344 राइस की बुक में पेज 344 है, क्वेश्चन नंबर 5। राइस की बुक में ये सही है मिस्टेक सवाल में, बाकियों में मिस्टेक है, वो ठीक कर लें। तो जिनके पास बाकी हैं वो देखें, सवाल खोल के देखें। जब आप सवाल देखेंगे तो इसमें आपको ना ट्रांसफर, ऊपर एक टेबल बना हुआ है सवाल में, ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स लिखा हुआ है, और उसके नीचे प्रोडक्ट एक्स और प्रोडक्ट वाई लिखा हुआ है, जिनके 50,000 और 25,000 यूनिट्स दिए हुए हैं, और उन्हीं के आगे रुपीस कॉस्ट लिखी हुई है 547,125 और 22,8875, मटेरियल के नीचे और कन्वर्जन के नीचे। इसमें करेक्शन ये करनी है कि ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स के सामने प्रोडक्ट एक्स और प्रोडक्ट वाई के सिर्फ यूनिट्स हैं बस, इसके सामने कॉस्ट नहीं है। इस टेबल में एक लाइन और आएगी करंट पीरियड कॉस्ट के नाम से, एक लाइन और आएगी करंट पीरियड कॉस्ट के नाम से, उस लाइन के सामने ये 547 और 228 है। ठीक है, ये सवाल आपने करके आना है, ये पूरा करिएगा और ये सवाल करके आइएगा। अबू दाऊद में रिवायत है, सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि अगर तू लोगों के अयूब यानी ऐब, उनकी बुराइयां, उनके खामियां के पीछे पड़ गया, यानी अगर हम इस टो में लग गए ना कि फलाने में क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या बुराइयां हैं, तो तू उन्हें बिगाड़ देगा, यानी और खराबी बढ़ जाएगी, या करीब है कि तू इन्हें बिगाड़ दे, यानी बड़ी जल्दी तुम उम्मीद है कि बिगाड़ दोगे। दोबारा,
अगर तू लोगों के अयूब अयूब मतलब फॉल्ट्स, खराबियां के पीछे पड़ गया तो तू उन्हें बिगाड़ देगा, या करीब है कि तू उन्हें बिगाड़ दे, यानी फोकस, बात एम्फेसिस आ गया। अगली क्लास में मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।